नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज जो अपना टॉपिक है वह है भारतीय संस्कृति पर पश्चिम का प्रभाव, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। यूँ तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेके जो है आधुनिक काल तक ऐसे ही बहुत सारी विदेशी जातियाँ भारत में प्रवेश कर गई आक्रमणकारी के रूप में, और उन्होंने जो है व्यापारिक के रूप में। लेकिन हम देखते हैं कि आधुनिक काल तक आते उससे पूर्व जो है विशेष रूप से भारतीय संस्कृति पर किसी भी विदेशी जाति ने जो है ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। भारतीय संस्कृति जो है अपने मूल रूप में ही रही, मूल स्वरूप में ही रही। लेकिन जब हम देखते हैं कि जैसे शक आए, कुषाण आए और मंगोल भी आए, तुर्क आए, ऐसी बहुत सारी जातियां भारत में आई। और इसके अलावा जो समुद्री मार्ग से जैसे 1498 ईस्वी हम देखते हैं कि 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा द्वारा जब भारत की खोज की गई, तो उसके बाद जो है 1498 ईस्वी के बाद जो है भारत में विदेशी जातियों का आकर्षण जो है भारत की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि एक व्यापारिक रूप में उन्हें एक ऐसा स्थान चाहिए था, ऐसा एक जिसे कहें कि हम एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर जो है वो अपने माल को बेच सके। तो जो है व्यापारिक रूप से जो है भारत एक ऐसा देश था जहां पे जो है माल को खपाया जा सकता था, उसे बेचा जा सकता था। तो व्यापारिक दृष्टि से जो है 1498 ईस्वी के बाद जो है विदेशियों में ने विशेष करके जो चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे अंग्रेज हो, तो उनका ध्यान भारत की ओर बढ़ा और उन्होंने जो है भारत की ओर आना, व्यापार की दृष्टि से भारत में प्रवेश करना प्रारंभ किया एक व्यापारी के रूप में। उससे पहले भी बहुत सारे अरबों के भी आक्रमण होते हैं, सब होता है, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति पर विशेष रूप से ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी आते हैं और भारत पर जो है प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं व्यापारिक रूप से। लेकिन यहाँ तक देखते हैं हम कि 16वीं शताब्दी तक विशेष भारतीय संस्कृति पर प्रभाव किसी प्रकार का ज़्यादा नहीं पड़ता है। और इसके बाद जो है देखते हैं हम कि 1608 ईस्वी में जो है व्यापारिक रूप से जो अंग्रेज आते हैं, क्योंकि यहाँ जब इन कंपनियों के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है व्यापारिक दृष्टि में या व्यापारिक रूप से, तो जो है अंग्रेज जो है वो इन पर भारी पड़ जाते हैं और आखिर में जो है अंग्रेजों की विजय होती है। तो अंग्रेज जो सबसे पहले 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं और व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वह सूरत में अपना पहले ही व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं, और फिर फ्रांसीसी भी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करते हैं। और इस प्रकार पुर्तगालियों ने पहले से ही अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर रखी थी। तो धीरे धीरे, लेकिन उस समय जो केंद्रीय शासन मजबूत था, तो इनका जो व्यापारिक कंपनियां थी, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे डच हो, तो इनका ध्यान सिर्फ मात्र व्यापार पर ही था। तो इनमें विशेष रूप से सांस्कृतिक प्रभाव या संस्कृति को प्रभावित करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी होते हैं वो दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण जो है कई मुगल साम्राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। छोटे छोटे राज्यों में कई स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा जो है इस कमजोरी का, इस दुर्बलता का फ़ायदा विशेष रूप से उठाते हैं अंग्रेज, और वह जो है पुर्तगालियों को परास्त कर देते हैं। और इसके बाद जो है पुर्तगाली का प्रभाव समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेज जो है पहले धीरे धीरे जो है भारत पर पहले व्यापारिक रूप में जो है अपना कब्जा स्थापित करते हैं, और फिर जो है ज़मीनों पर कब्जा करना प्रारंभ कर लेते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे जो है वो और एक साथ जो है बाद में 1717 ईस्वी में जो फर्रुखसियर सम्राट बनते हैं, तो वो भी उनको अनुमति पत्र दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो बड़ी चालाकी से, बड़ी धूर्तता से जो है वो परमिशन ले लेते हैं, और उसके बाद जो है धीरे धीरे किलेबंदी करना प्रारंभ कर देते हैं, किले बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और उसके बाद तो देखते हैं हम कि 18वीं शताब्दी में जो है पूरी तरह से
अंग्रेजों के अधीन हो जाता है भारत, व्यापारिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी, और धीरे धीरे जो है पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर लेते हैं। तो इस प्रकार इससे पूर्व जो मुगलों ने शासन किया, तो मुगलों की जो मुस्लिम संस्कृति थी, इस्लाम संस्कृति थी, उसका प्रभाव भी भारत पर पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। हालांकि मुगल संस्कृति का भी भारत पर प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर जो है उन अपनी भारतीय संस्कृति का मुगल संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित हो जाता है अनेक बातों में। जो है जैसे पर्दा प्रथा की बात करें तो सामाजिक दृष्टि से तो पर्दा प्रथा पहले मुगलों की ही देन थी, क्योंकि प्रारंभ में मुगलों से में ही पर्दा प्रथा थी, लेकिन बाद में जो है यही पर्दा प्रथा जो है राजपूतों में प्रचलित हो गई। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी बातें कहें जिस पर मुगलों पर भी प्रभाव पड़ा और हिंदू धर्म पर भी प्रभाव पड़ा, तो यानी कि दोनों का आपस में बराबर का समन्वय स्थापित था और उन पर दोनों का बराबर का समन्वय या प्रभाव कह सकते हैं। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से प्रभावित किया। जहां पूर्व में हमारा जो दैनिक जीवन था वो धर्म पर ही आधारित था, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या किसी भी रूप में हो, हम पूरी तरह से जो है धर्म के अनुसार ही आचरण करते थे। हमारा दैनिक जीवन जो था वो धर्म पर ही आधारित था। लेकिन जब अंग्रेजी शासन शुरू होता है उसके बाद जो है अंग्रेजों ने जो है भारत में अनेक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन करना चाहे, सामाजिक रीतियां जो कुरीतियां थी उनको नष्ट करने का प्रयास किया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, जिसके माध्यम से जो है बहुत सारा प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीयों पर पड़ना प्रारंभ हो गया। भारतीय जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित होने लगे। इसके कारण भी कई थे, क्योंकि जो जैसे धर्म में जो पाखंड, आडंबर, इस प्रकार के जो अंधविश्वास उत्पन्न हो गए थे, तो उनको दूर करना भी आवश्यक था। कई विद्वान लोग जो है इन पाखंडों का विरोध भी करते हैं। इसी वजह से जो है फिर धीरे धीरे जनता में भी जागरूकता आ जाती है। और इसके साथ साथ जो धर्म के अंदर जो जातिगत व्यवस्था थी, जैसे छुआछूत की भावना थी या ऊंच नीच की भावना थी, इसकी वजह से भी धर्म को जो आघात लगा था, तो इसमें भी सुधार करना आवश्यक था। तो जब अंग्रेजों ने शिक्षा देना प्रारंभ किया, हालांकि अंग्रेजों का मकसद भारतीयों को शिक्षित करना, समझदार बनाना नहीं था। उनका मकसद ये था कि वो तो जो है शरीर से वो भारतीय हो लेकिन अंदर से जो वो अंग्रेज बन जाए, यानी कि मानसिक गुलाम बनाना था उनका मकसद यही था कि। और इसके साथ साथ जो उनको कार्य करने के लिए श्रमिक चाहिए थे या बाबूगिरी करने के लिए बाबू चाहिए थे या और कोई काम करने के लिए जो उनको चाहिए थे, तो अब वो इंग्लैंड से तो ला नहीं सकते और उसके लिए अंग्रेजी शिक्षा भी आवश्यक थी। तो जो है उन्होंने इस तरह की एक व्यवस्था चलाई कि यहाँ भारत में ही उनको जो है उनके कार्य करने आसान हो जाए और उनको जो है कार्य करने वाले भारत में ही मिल जाए, जो शरीर से तो भारतीय हो लेकिन अंदर से जो है पूरी तरह से अंग्रेजों यानी कि मानसिक गुलाम बने हुए हो। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजों ने कहें या पाश्चात्य प्रभाव न कहें तो भारतीय संस्कृति को बहुत हद तक प्रभावित किया। आज वर्तमान में भी हम देखते हैं, अभी इस समय जो है हम पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हैं, जैसे कप पहनावे में, खान पान में और रहन सहन में, संगीत सुनने में, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से बिंदुओं में जो है हम भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है। हालांकि पूर्व में जितने भी आक्रमणकारी आए, चाहे वो शक हो, कुषाण हो या कोई और हो, मंगोल हो, तुर्क हो, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं किया। हाँ, इस्लाम संस्कृति ने जरूर भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया, लेकिन फिर भी जो है लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी तक जो है भारतीय संस्कृति एकदम सुरक्षित रही। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेजों का प्रभुत्व शुरू होता है तो अंग्रेजों ने अनेक प्रकार से जो है भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने का प्रयास किया और यही पाश्चात्य प्रभाव कहलाता है, यानी पश्चिम का प्रभाव कहलाता है कि पश्चिम का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ता। तो देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में जो है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा। सबसे पहले देखें सामाजिक दृष्टि में या सामाजिक प्रभाव।
पूर्व में भारतीयों का जीवन जो है पूर्ण तरह से धर्म पर आधारित था। अनेक प्रकार के अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड, आडंबर ये प्रचलित थे समाज में। अनेक प्रकार की कुरीतियाँ प्रचलित थी, चाहे वो जाति प्रथा हो, सती प्रथा हो, या बाल विवाह प्रथा हो, या कन्यावध प्रथा हो, या नर बलि प्रथा हो। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं जो समाज में एक कुरीतियों के रूप में प्रचलित थी। तो जब पाश्चात्य संस्कृति का या पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार जब भारत में होने लगा, तो धीरे धीरे लोगों में ये जागरूकता आने लगी और उन अंधविश्वासों से उनका मोह भंग होने लग गया। और उनमें जो है इस जागृति होने के कारण या जागरूकता होने के कारण वो उन अंधविश्वासों को मानने से इनकार करने लगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे भारतीय संस्कृति पर जो है इनका प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार जब शिक्षा की प्रारंभ होता है, अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ होती है, तो वो जो अंग्रेजी शिक्षित व्यक्ति थे, जो विद्वान लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखी थी, तो उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ विदेशों में जब वो गए, वहाँ के वातावरण को देखा, तो जो है वो उसके वातावरण से, उनके रहन सहन से, उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए। और फिर जो है भारत में आकर उन्होंने भी उस आचरण को अपनाना शुरू कर दिया, उस रहन सहन को अपनाना शुरू कर दिया, जिसका प्रभाव दूसरे भारतीयों पर भी धीरे धीरे पड़ने लगा। लोग जो है उसी तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से धीरे धीरे भारतीय संस्कृति पर जो है पाश्चात्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गया। जैसे प्रकार देखें कि जैसे जाति प्रथा की भी बात करें, तो भारत जो है भारतीय समाज पूर्ण रूप से जाति प्रथा पर आधारित था और जाति प्रथा जन्म आधारित थी। जिस परिवार में, जिस जाति में बालक जन्म लेता है, उससे ही उसको वही जाति का माना जाता है। ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है ब्राह्मण कहलाएगा, या छोटी जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति छोटी जाति का कहलाएगा। तो इस प्रकार जन्म जो आधारित जाति व्यवस्था थी, जिसमें काफ़ी बंधन थे और अनेक प्रकार की ऐसी सामाजिक बुराइयां, जिसमें से विशेष रूप से अस्पृश्यता और छुआछूत जो है मुख्य थी, ये जो है इसमें थी। लेकिन जब अंग्रेजी शासन प्रारंभ होता है, हालांकि हम अंग्रेजी शासन को अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि गुलामी कभी अच्छी होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कई ऐसे बिंदुओं पर देखें तो जो है अंग्रेजी शासन हालांकि बुरा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिससे हम भारतीयों को बहुत फायदा हुआ। तो जाति प्रथा में भी जब अंग्रेजी शासन प्रारंभ होता है तो अनेक ऐसी बातें होती है जिसके कारण जाति प्रथा के जो बंधन थे वो ढीले पड़ने लग गए थे। कारण क्या था कि जैसे अंग्रेजी शासन के दौरान बहुत सारे कारखाने स्थापित किए गए और कारखानों में बिना किसी जाति को देखे, जाति धर्म को देखे, जो सभी व्यक्तियों को कारखानों में काम करने के लिए छूट दे दी गई। तो उनको नियुक्त कर दिया गया, हर प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो नीची जाति का हो चाहे ऊंची जाति का हो। तो इस प्रकार मजबूरी थी कि लोग जो है कारखाने में जब काम करने वाले थे, वो चाहे किसी भी जाति के, ऊंची जाति के या नीची जाति के हो, लेकिन उनको साथ में ही काम करना पड़ता था। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो है उनमें आपस में समन्वय होने लगा। जो छुआछूत की, जो अस्पृश्यता की भावना थी, वो धीरे धीरे दूर होती गई। इस प्रकार जो है जाति प्रथा पर जो है एक कुठाराघात हुआ या आघात लगा। इसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे, जैसे अंग्रेजी शासनकाल में जो है रेल प्रारंभ की गई, बस सेवा प्रारंभ की गई, तो उनमें भी जो है किसी जाति धर्म के बिना या जातिवाद को देखे बिना जो है उनको सबको जो है बैठने का, सवारी करने का समान रूप से अधिकार था। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था लागू की, जिसमें जो जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं था, तो इससे जो है जाति बंधन जो है पूरी तरह से टूटने लग गए। और इसका फायदा ये भी हुआ कि ये जाति प्रथा के जो बंधन टूटे, जिससे जो है आपस में लोगों के बीच में जो समन्वय स्थापित हुआ और इसके साथ साथ उनमें आपसी सहयोग और की भावना विकसित हुई, जिससे जो है आगे चलकर राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। और इसी कारण जो है फिर आंदोलन भी होते हैं, क्योंकि और इसका एक और कारण ये भी था कि जैसे जाति प्रथा का विरोध हमारे कुछ विद्वानों ने भी किया, चाहे वो राजा राममोहन राय हो, रामकृष्ण परमहंस हो, या स्वामी दयानंद सरस्वती हो, या और भी बहुत सारे ऐसे विद्वान। इसका कारण ये भी था क्योंकि जो प्राचीन जाति व्यवस्था थी, जिसके कारण जो है अनेक प्रकार की बुराइयां, जिसमें भेदभाव किया जाता था, ऊंच नीच का भाव रखा जाता था, तो जिससे जो निम्न वर्ग था वह वर्ग जो है इस जाति प्रथा से प्रताड़ित होकर वह वर्ग जो है अंग्रेजी यानी कि ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था।
ईसाई धर्म अपना रहा था, जिससे जो है हिंदू धर्म को या हिंदू धर्म संस्कृति को जो है खतरा उत्पन्न हो रहा था। तो हमारे विद्वानों को ये लगा कि अगर इस तरह से जाति बंधनों को रखा गया या इनकी इसी तरह से कठोरता से व्यवहार किया गया तो जो है हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति को जो है खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो हमारे विद्वानों ने भी जाति प्रथा का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक अच्छा बिंदु ये होता है कि जाति प्रथा का धीरे धीरे जो है वो अंत होना शुरू हो गया। तो जाति प्रथा पर भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ा अंग्रेजी शासन का या पाश्चात्य संस्कृति का, क्योंकि अंग्रेजों में ऐसी जाति व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर जो है समानता का भाव था, सबको समान समझा जाता था। यही प्रभाव जाति प्रथा पर हमारी संस्कृति पर पड़ा। दूसरा, हमारी जो है परिवार प्रणाली जो थी वो थी संयुक्त परिवार प्रणाली। सब साथ में रहते थे, दादा दादी, ताऊ चाचा चाची, है ना, पूरा लंबा चौड़ा परिवार होता था। लेकिन जब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ तो परिवार पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि अनेक प्रकार के नए नए उद्योग धंधे खुलना प्रारंभ हो गए, जिससे जो है लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया। और जब आमदनी बढ़ने लगती है तो आवश्यकताएं भी बढ़ने लग जाती है, सीधी सी बात है। तो जो है जो संयुक्त परिवार प्रणाली थी, इस पर जो है इस पाश्चात्य संस्कृति ने जो है वो प्रभाव डाला। और अब जो है हमारे परिवार जो संयुक्त प्रणाली जो हमारी संस्कृति की विशेष महत्ता थी या पहचान थी, अब ये संयुक्त परिवार प्रणाली जो है वो टूटने लग गई थी, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में संयुक्त परिवार प्रणाली नहीं होती थी। अपने अपने परिवार का जो है वो सिंगल परिवार या जैसे एकल परिवार कहा जाता है वही व्यवस्था थी। तो भारत में भी यही व्यवस्था, एकल परिवार की व्यवस्था जो है पनपना शुरू हो गई। तो इस प्रकार जो है परिवार पर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा। इसके अलावा हमारे रहन सहन पर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ा पाश्चात्य संस्कृति का। जहां पहले हमारी ये मान्यताएं होती थी हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार कि जो है भोजन जमीन पर बैठकर करना चाहिए, लेकिन जब पाश्चात्य संस्कृति में देखें तो पश्चिम के लोगों को देखा कि वो किस तरह से बड़े आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर बड़े आराम से जो है खाना खाते हैं, किस तरह से स्टैंडर्ड तरीके से। तो जो है हमारे लोगों का भी मन उसकी ओर ललचाने लग गया और वो भी जो है उनका अनुसरण करना प्रारंभ करने लग गए। इसी तरह जैसे हमारे जो है पहनावे में देखें तो पहनावा में भी प्रभाव पड़ा कि जहां हम धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन जब हमने देखा कि अंग्रेज जो है सूट बूट पहनकर और ऊपर टोपी लगाकर जो है कितने मतलब स्मार्ट दिखते हैं, टाई वगैरह लगा के, तो हमारा भी जो है उसकी तरफ आकर्षण बढ़ने लग गया और हम जो है भारतीय भी उसी तरह के पैंट शर्ट पहनना, टाई लगाना, बेल्ट लगाना, जूते पहनना और जो है टोपी पहनना आदि जो है अंग्रेजों का अनुसरण करते हुए उनकी तरफ हम भी जो है पहनावा पहनने लग गए। तो इस प्रकार हमारे पहनावे पर भी पाश्चात्य संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं स्त्रियों की दशा में। तो स्त्रियों की दशा में देखें पूर्व में जो है हम जो पढ़ चुके हैं विभिन्न कालों में स्त्रियों की दशा के बारे में कि स्त्रियों की दशा विशेष रूप से बहुत ही अच्छी नहीं कही जा सकती। हाँ, वैदिक काल में, ऋग्वेद काल में बहुत अच्छी कही जा सकती है, लेकिन उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की दशा में गिरावट आती है। उसके बाद मौर्य काल में फिर जो है सुधार आता है, लेकिन उत्तर मौर्य काल में जो है फिर से जो है स्त्रियों की दशा में गिरावट आना प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद जो है और भी स्मृति काल में भी तो स्त्रियों का जो है बहुत सारे बंधन लगाए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ देखें तो हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो स्त्रियों की जो दशा थी वो अच्छी नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे इन पर और इसके साथ साथ जो है अनेक प्रकार की सामाजिक प्रथाएं भी प्रचलित थी, जिससे जो है स्त्रियों को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजी राज स्थापित होता है तो अंग्रेजी राज में स्त्रियों की दशा में भी परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि अंग्रेजी राज में स्त्री और पुरुष को समानता की नज़र से देखा जाता था, उनको समान समझा जाता था। और यहाँ पर जो है और कुछ ऐसी प्रथाएं जो थी जो स्त्रियों के लिए हानिकारक थी, उन प्रथाओं
पर भी अंग्रेजी शासन ने प्रहार किया। और इसके साथ साथ कुछ विद्वान जो हमारे भारतीय विद्वान थे, उन्होंने भी जो सामाजिक बुराइयां थी विशेष रूप से स्त्रियों के संबंध में, उनका भी विरोध करना प्रारंभ किया। और उन्हीं के प्रयासों से अनेक ऐसी कुप्रथाएं जो थी भारत में, वह समाप्त होने लग गई। देखें जैसे जो है 1812, 1815, 1817 ईस्वी में जो है, जो हमारे देश में सती प्रथा प्रचलित थी कि पति की मृत्यु होने पर पत्नी जो है, चाहे वो गर्भवती हो, चाहे वो छोटी उम्र की हो, चाहे वो छोटे बच्चे की माँ हो, कोई भी हो, तो वह जो है पति के मरने के बाद सती हो जाएगी, पति के साथ या पति की चिता में जो है वो भी जलकर समाप्त हो जाएगी। तो ये सती प्रथा थी। तो इसमें जो है स्त्रियां जलकर खत्म हो जाती थी। लेकिन जब हमारे कुछ विद्वानों ने इस सब बात का विरोध किया, जैसे राजा राममोहन राय की भाभी जो है सती हो गई थी, तो उनको बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि भाई की मृत्यु पर जो है राजा राममोहन राय की भाभी सती हो गई, तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए वो जी जान से जुट जाते हैं। और फिर इन्हीं के प्रयास से ही सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित किया जाता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो 1812, 15 और 1817 में जो है एक अधिनियम लागू किया जाता है। और इस अधिनियम में जो है ये होता है कि छोटी उम्र की महिला, गर्भवती महिला और छोटे बच्चों वाली महिला को सती होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी जो 3 कंडीशन बता दी गई कि वैसे सती प्रथा पर तो रोक नहीं लगाई गई, लेकिन ऐसी महिलाएं जो छोटी उम्र की है, जिसका पति की मृत्यु हो गई है, या जो गर्भवती है, या जो छोटे बच्चे की माँ है, अगर वो विधवा हो गई है तो जो है वह सती नहीं होगी और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी प्रकार मैंने बताया कि जो है राजा राममोहन राय की जो है वो भाभी, जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो जो है भाभी को सती होना पड़ा। इस कारण राजा राममोहन राय इस प्रथा से बड़े व्यथित थे और उन्होंने जो है बहुत प्रयास किया इस सती प्रथा को समाप्त करने का, इसको प्रतिबंधित करने का। और राजा राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप ही लॉर्ड विलियम बेटिक ने जो है 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा को असंवैधानिक या इस पर सती प्रथा पर पूर्ण रूप से पूरे भारत में प्रतिबंध लगा दिया कि अब जो है पूरे भारत में कहीं पर भी सती प्रथा या सती नहीं होगी। उन्हें जो भी इसके लिए प्रेरित करेगा या जो भी सती होने का प्रयास करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। इस प्रकार कानून बनाकर सती प्रथा को बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से देखें तो और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं या ऐसी सामाजिक बुराइयां, जैसे पर्दा प्रथा थी या बाल विवाह था, आदि में भी बहुत परिवर्तन हुआ। और इन्हीं के प्रयासों से जो बाल विवाह, कुछ विद्वानों ने प्रयास किए तो बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया गया। लड़कियों की शादी की उम्र में जो है वो बढ़ा दी गई। देखते हैं जैसे 19वीं शताब्दी में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं स्थापित हुई जिन्होंने जो है इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए या धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए जो उनके अंदर बुराइयां स्थापित हो गई थी, जो उनके अंदर से आडंबर स्थापित हो गए थे, उन आडंबरों को दूर करना बहुत जरूरी था। और इसी कारण जो है बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए गए, जिसमें जैसे ब्रह्म समाज जो राजा राममोहन राय ने स्थापित किया, आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया, और इसी तरह जो एक पत्रकार थे जिनका नाम था मालावारी, तो मालावारी जो है, तो इन्होंने जो है बाल विवाह, जो छोटी उम्र में विवाह किए जाते थे, और यहाँ तक कि कई बार तो ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि बच्चा गर्भ में है और गर्भ में ही उनकी होने पर भी उनके विवाह तय कर लिए जाते थे। या फिर छोटी उम्र में 1 साल का बच्चा है, उसको भी थाली में बिठाकर फेरे लगवा दिए जाते थे, शादी कर दी जाती थी। तो जो बाल विवाह थे उनको पर इन समाजों ने, यानी कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज और पत्रकार मालावारी ने जो है इस बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया सरकार से, और इन बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, जिसके फलस्वरूप जो है सबसे पहले 1891 ईस्वी में जो है एक सम्मति आयु अधिनियम पारित किया जाता है। और इसमें जो है यह निर्धारित किया जाता है कि लड़की की आयु जो है वह शादी की आयु
10 वर्ष न होकर 12 वर्ष कही जाती है, यानी कि जो 10 वर्ष में पहले शादी की जाती थी लड़की की अनुमति थी, तो अब जो है बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। और एक बात इसमें विशेष ये कि इसी एक्ट का जो है विरोध राजा बाल गंगाधर तिलक ने किया था कि और इस विरोध का कारण ये था कि किसी को भी अंग्रेजों को यानी कि दूसरों को जो है धार्मिक मान्यताओं में दखल देने का अधिकार नहीं है। तो इस जो आयु 10 से 12 वर्ष कर दी गई अंग्रेजी शासन द्वारा, तो इसका विरोध जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था, लेकिन फिर भी जो है इस अधिनियम के द्वारा यह तय किया गया कि लड़की की आयु जो है वो विवाह आयु है वह 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष की जाती है, यानी लड़की 12 वर्ष की होगी तभी उसका विवाह होगा, उससे पहले विवाह नहीं होगा, जो कि पूर्व में 10 वर्ष थी। इसके बाद 1909 में बड़ौदा रियासत ने जो है बाल विवाह निषेध कानून पारित किया और इस कानून के अंतर्गत जो है विवाह की आयु निर्धारित की गई। विवाह की आयु लड़के के लिए 14 वर्ष और लड़की के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई। इसके अलावा आगे देखें तो 1908 में हरविलास शारदा द्वारा बहुत प्रयास किए गए और इन्हीं प्रयासों के हरविलास शारदा के प्रयासों से ही 1908 में शारदा अधिनियम पारित किया जाता है और इस शारदा अधिनियम में ये तय किया गया विवाह की आयु जो है वो निश्चित की गई कि लड़के की विवाह की आयु जो है 18 वर्ष होगी और लड़की की विवाह की आयु जो है 16 वर्ष होगी, यानी 18 वर्ष से पूर्व लड़के का विवाह नहीं होगा और 16 वर्ष से पूर्व लड़की का विवाह नहीं होगा। जब लड़का 18 वर्ष का होगा और लड़की जो है 16 वर्ष की होगी तभी जो है उनका विवाह किया जाएगा। तो और इसके अलावा और भी जैसे जो समाज में विधवा विवाह प्रतिबंधित था, विधवा विवाह नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर किसी की पत्नी मर जाए तो वो भले ही 10 विवाह कर ले, लेकिन बेचारी किसी का अगर कोई पति मर जाए, छोटी उम्र में ही उसका पति मर जाए, वो विधवा हो जाए, तो वो जो है जिंदगी भर विधवे जीवन का ही अनुसरण करेगी, वो पुनः विवाह नहीं कर सकती। तो ये बातें जो है कुछ हमारे महानुभाव थे उनको अच्छी नहीं लगती थी, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, तो इन्होंने जो है इस विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया और इन्होंने सरकार से भी ये निवेदन किया कि जो है विधवा विवाह को जो है वो मान्यता, कानूनी मान्यता दी जाए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही जो है विधवा विवाह को मान्यता प्रदान कर दी गई। तो इस प्रकार देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, उन्हें समानता का अधिकार दिया जाता है। बहुत सारी कुरीतियां जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह निषेध आदि जो है वो उन पर रोक लगा दी जाती है और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में भी सुधार होना लग जाता है। अब उन्हें जो है पूरी तरह से समानता का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह जो है कारखानों में पुरुषों के साथ, शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो चलने लग जाती है। तो इस प्रकार 19वीं शताब्दी में विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार देखें धार्मिक प्रभाव, तो पाश्चात्य संस्कृति या पश्चिम की संस्कृति ने जो है धर्म पर भी प्रभाव डाला। जो अनेक ऐसी बुराइयां, जो धार्मिक बुराइयां थी वह जो है दूर की गई और इस प्रकार से जो प्राचीन प्रथाएं थी, जो कुरीतियां थी, जो बाह्य आडंबर थे, उनका विरोध किया जाने लगा। जब लोग शिक्षित होने लगे तो वो समझने लगे कि ये जो अंधविश्वास है इसमें जो है वास्तविक धर्म नहीं है, जबकि जो वास्तविक धर्म है वो कुछ और ही है और जो धर्म ने कहा है वो कुछ और कहा है, जबकि ये जो मान्यताएं हैं या जो अंधविश्वास है इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से जो है जो अंधविश्वास थे उनसे लोगों का भरोसा उठने लग गया और जो है वो आडंबरों से भी मुक्त होने लगे और इस प्रकार इस पाश्चात्य संस्कृति ने जो है धर्म को भी प्रभावित करना प्रारंभ किया और धार्मिक प्रभाव भी पड़ा। इसी तरह देखें राजनीतिक प्रभाव, तो राजनीतिक रूप से भी पाश्चात्य संस्कृति ने भारत को प्रभावित किया या भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। जो अंग्रेजों ने एक जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक का कहना था कि जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की जाए ताकि जो है यहीं पर जो है
वो जो शरीर से तो भारतीय हो लेकिन मानसिक रूप से जो है वो अंग्रेजी बन जाए या अंग्रेजों के गुलाम बन जाए, तो इसलिए शिक्षा का प्रसार किया गया। लेकिन इसका एक अच्छा प्रभाव ये भी पड़ा कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, जिन्होंने साहित्य पढ़ा और ज्ञान प्राप्त किया, और उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है उन्होंने देखा कि भारत में जो है अंग्रेज शासन कर रहे हैं, तो अंग्रेजों का शोषण, अंग्रेज जो है आम जनता का, भारतीय जनता का शोषण कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है और भारतीय धन को लूटकर अपने देश भेज रही है। तो उनमें ये जागरूकता भाव आई और इसी के कारण जो है भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई और आगे चलकर यही जो है आंदोलन का रूप ले लेती है और आखिर में जो है भारत को आज़ादी प्राप्त हो जाती है। लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, वह इस चीज़ को महत्व को समझने लग जाते हैं कि वास्तव में स्वराज्य जो होता है वही अच्छा होता है। भले ही विदेशी शासन कितना कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जो अपना शासन है, स्वराज्य है, वही सबसे बेस्ट राज्य हो सकता है। तो उन्होंने जो है अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और आखिर में जो 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा। तो इस प्रकार इन राष्ट्रीय चेतना का भी विकास होता है और इस आखिरकार जो है अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ता है। और इसी प्रकार देखें शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत प्रभाव पड़ता है पाश्चात्य संस्कृति का, कि पाश्चात्य संस्कृति शिक्षा के प्रभाव में क्या प्रभाव पड़ता है कि पहले जहां वैदिक शिक्षा दी जाती थी, वेदों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें जो है न तो विज्ञान की शिक्षा थी, न राजनीति की शिक्षा थी, न ही किसी अन्य प्रकार की शिक्षा होती थी। केवल मात्र वैदिक ज्ञान दिया जाता था या फिर जो है इस्लामिक ज्ञान दिया जाता था। इस्लामिक ज्ञान जो है मकतबों या मदरसों में प्राप्त दिया जाता था और वैदिक ज्ञान जो है वो मंदिरों में या पाठशालाओं में दिया जाता था। लेकिन जब पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति का और प्रभाव पड़ता है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ता है और अंग्रेज जो है वो भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना प्रारंभ कर देते हैं। उनका उद्देश्य मुख्य रूप से यही था कि उनको जो है शिक्षित करके जो है उनको कामगार वर्ग मिल जाए या बाबू वर्ग उनको मिल जाए। लेकिन तो उसके लिए उन्होंने प्रयास किया अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षित करने के लिए। तो सबसे पहले 1813 ईस्वी में जो है इंग्लैंड सरकार ने ये एक नियम बनाया या कंपनी को आदेश दिया चार्टर एक्ट के द्वारा, कंपनी चार्टर एक्ट के द्वारा 1813 ईस्वी में, कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए जो है वो कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करेगी, यानी भारतीयों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले 1813 ईस्वी में ये अधिनियम लागू किया गया और उसके बाद 1823 ईस्वी में जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्स्ट ने भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए और उन्होंने भी ये प्रयास किया कि भारतीयों में जो है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की जाए या अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन किया जाए और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है सबसे पहले बनारस में एक संस्कृत कॉलेज स्थापित किया और इसके बाद जो है कलकत्ता में भी एक मदरसा स्थापित किया, जहां पर जो है प्राचीन शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा भी प्रारंभ की गई। और इसी तरह दिल्ली, आगरा में भी प्राच्य महाविद्यालय खोले गए। तो इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा का जो है धीरे धीरे प्रसार होता गया। इसके बाद जो लॉर्ड विलियम बेटिक ने जो है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपनाने के लिए एक मैकाले समिति का गठन किया, लॉर्ड मैकाले समिति। और लॉर्ड मैकाले का ये मानना था कि भारत में जो है शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही देना उचित है। तो उसी पद्धति को स्वीकार किया गया और जो है इस मैकाले पद्धति से जो है शिक्षा देने का प्रयास किया गया। इसके बाद 1844 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने जो है सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वालों को जो है कंपनी में नौकरी देने के लिए घोषणा कर दी। लॉर्ड हॉर्डिंग ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया कि 1844 में कि जो व्यक्ति सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा लिखा है या शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है, उसे जो है कंपनी में
नौकरी देने में सर्वोच्चता या प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके कारण जो है लोगों का रुझान अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ने लगा और लोग जो है अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने लगे। इसके बाद 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास, बंबई में जो है विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं। यानी 1854 ईस्वी में के दौरान जो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था उसके दौरान जो है कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं और इसके साथ साथ प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग भी स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शिक्षा विभाग की भी स्थापना हो जाती है। अब देखते हैं कला पर प्रभाव। कला पर भी प्रभाव पड़ा, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो, चाहे संगीत कला हो, तो हर क्षेत्र में जो है पाश्चात्य संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। स्थापत्य कला में देखें तो स्थापत्य कला पर क्या प्रभाव पड़ा, तो स्थापत्य कला में देखें तो बंबई, मद्रास, कलकत्ता में जितनी भी इमारतें बनी या जितने भवन बने अंग्रेजी शासन के दौरान, तो जो है उन पर रोमन गोथिक और विक्टोरिया शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनकी जो निर्माण शैली है वो पाश्चात्य संस्कृति की शैली है, जिससे जो है भारतीय शैली को भी प्रभावित किया। और इसके अलावा देखें कि बंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम व गेटवे ऑफ इंडिया जो है, इस पर जो है भारतीय प्राचीन शैली और अंग्रेजी की यानी पाश्चात्य शैली का मिला जुला प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो है स्थापत्य कला में भी प्रभाव होने लगा, इस पाश्चात्य का प्रभाव होने लगा। और इसके अलावा बंबई और कलकत्ता में जो इसके प्रशिक्षण के लिए यानी पाश्चात्य शैली के प्रशिक्षण के लिए बंबई और कलकत्ता में प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए, ताकि जो है पाश्चात्य शैली का विकास भारत में किया जा सके। चित्रकला पर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। चित्रकला में देखें जो है पाश्चात्य संस्कृति से चित्र बनाए जाने लगे, जहाँ पहले प्राचीन पद्धति से चित्र बनाए जाते थे, या जिसे धार्मिक रूप में कहें तो देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। लेकिन जैसे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ना प्रारंभ हो गया, तो चित्रकला भी अछूता नहीं रहा, इस पर भी प्रभाव पड़ा और अनेक विद्वानों ने यानी कि चित्रकारों ने जो है पाश्चात्य शैली में चित्र बनाना प्रारंभ किया। जैसे इस उदाहरण के रूप में केरल के राजा रवि वर्मा ने जो है हिंदू धार्मिक संबंधी जो अनेक चित्र पाश्चात्य शैली में बनाए। और इसके अलावा 20वीं शताब्दी में बंबई में आर्ट स्कूल के कलाकारों ने पाश्चात्य कला की एक नई शैली विकसित की, जिसे स्वाभाविक शैली कहा जाता है। इस शैली को जन्म दिया मुंबई में आर्ट स्कूल के कलाकारों ने। इसके साथ साथ नृत्य व संगीत की कला पर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और नृत्य में जैसे इसके साथ साथ जो है इन्होंने जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है भाव संगीत को विकसित किया। और इसके अलावा जैसे पाश्चात्य संस्कृति के डिस्को, रॉक एंड रोल, ब्रेक डांस, कैबरे आदि जो डांस भारतीयों में भी किए जाने लगे। संगीत में भी जो है पाश्चात्य धुनों का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार जो है भारतीय संस्कृति पर या नृत्य व संगीत पर भी जो है पाश्चात्य संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा, जहाँ पहले केवल मात्र संस्कृत साहित्य में ही संस्कृत में ही लिखा जाता था और संस्कृत जो हर किसी को उसका अर्थ समझना यानी कि विदेशी लोग जो उसको समझ नहीं पाते थे। तो जो है जब भारत पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा तो अनेक ग्रंथों को जो है जो संस्कृत ग्रंथ थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिससे जो है विदेशी लोग भी हमारी भारतीय संस्कृति को समझने लगे। तो इस प्रकार से जो है भारतीय संस्कृति का प्रसार विदेशों में भी हुआ। और इसके अलावा अनेक भाषाओं में जैसे अनेक भाषाओं का भी विकास हुआ, और जैसे हिंदी है, उड़िया है और भी बहुत सारी गुजराती भाषा या और भाषाएं, तो इनका भी विकास होना प्रारंभ हो गया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारा प्रभाव जो है साहित्य पर पड़ना लग गया। अब जो है अंग्रेजी साहित्य में भी साहित्य लिखा जाने लगा, तो अनेक भाषाएं विकसित हुई और इस प्रकार जो है साहित्य पर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी प्रकार आर्थिक प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि जहाँ पहले जब अंग्रेज भारत आते हैं उससे पहले कहा जाता है कि भारत एक सोने की चिड़िया था।
लेकिन अंग्रेजों की नीति ने इनकी जो नीति थी वह शोषण की नीति थी, और इन्होंने की शोषण की नीति के कारण जो है भारत का पूरी तरह से दोहन किया, शोषण किया, और यहाँ से जो है धन संपदा जो है अपने विदेशों में भेजना या अपने देश में भेजना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार देखते हैं कि आर्थिक रूप से जो है भारतीयों को जो है कंगाल कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों के कारण जो है अनेक जो कुटीर उद्योग धंधे, जो आत्मनिर्भर व्यवस्था थी भारत की, वह समाप्त हो गई। कुटीर उद्योग धंधे समाप्त हो गई, बेरोजगारी बढ़ने लग गई, जिसके कारण जो है सस्ते मजदूर मिलने लग गए, मजदूरों का जीवन स्तर गिरने लगा। तो इस प्रकार जो आर्थिक रूप से देखें तो एक बुरा प्रभाव दिखाई देता है। बाकी तो सकारात्मक प्रभाव लगते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से जो है एक बुरा प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो है इसके साथ आर्थिक प्रभाव में देखें तो आर्थिक रूप से ऐसे कई नए उद्योग धंधे भी विकसित हुए, जैसे ऐसे नए कारखाने बनाए गए जिनमें जो है श्रमिकों को नियुक्त किया गया, और उसके साथ जो है बिना किसी जाति भेद के उनको नियुक्त किया जाने लगा। तो उनमें जो आपसी समन्वय भी स्थापित हुआ, जाति प्रथा की जो बंधन भी ढीले पड़े, तो कुछ फायदा भी हुआ, लेकिन मुख्य रूप से जो आर्थिक बहुत प्रभावित किया और आर्थिक रूप से हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा देखें तो विज्ञान पर प्रभाव, तो विज्ञान पर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ा। विज्ञान के क्षेत्र में जो है नई नई खोजें की जाने लगी, और इसके पहले जहां केवल मात्र धार्मिक और शिक्षा दी जाती थी, वैदिक शिक्षा दी जाती, जिनके जो है विज्ञान से कोई लेना देना, या कहें कि विज्ञान के रूप में या विज्ञान के क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। लेकिन पाश्चात्य प्रभाव के कारण जो है, जैसे उदाहरण के रूप में देखें जगदीश चंद्र बसु ने जो है भौतिक विज्ञान में जो है काम किया। इसके अलावा पीसी राय ने जो है हिंदू रसायन शास्त्र ग्रंथ लिखा। इसके अलावा अन्य विद्वानों में देखें तो जो है जैसे श्रीनिवास रामानुजन, चंद्रशेखर, वेंकटरमन, बीरबल साहनी, सत्येंद्र बोस आदि विद्वानों के नाम मिलते हैं। तो इस प्रकार नए नए खोज होने लगे, और विज्ञान पर भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्रों, हर तरह से जो है पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। इतना प्रभाव किसी दूसरी संस्कृति ने जो है किसी दूसरी सभ्यता या संस्कृति ने भारत पर नहीं डाला, जितना प्रभाव जो है पाश्चात्य संस्कृति ने डाला है। आज भी जो है हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे भोजन में जो है ब्रेड या चाउमीन या इडली डोसा आदि का बड़े चाव से खाते हैं, बड़े चाव से प्रयोग किए जाते हैं। रहन सहन में भी जो है पाश्चात्य ड्रेसों का अनुसरण किया जाता है, जैसे जीन्स पहनना और लड़कियों में टॉप स्कर्ट पहनना आदि जो है पहनावे में भी आज भी हम उसकी ओर आकर्षित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये था पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। अगला टॉपिक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।